हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फार्मा कंपनीज की जिसका रिसेंटली आईपीओ आया था और मतलब स्टॉक ने अच्छा भी परफॉर्म किया है आफ्टर आईपीओ और रिटर्न्स हैव बीन गुड। काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग कंपनी है। फ्रैंकली मैं जब फार्मा सेक्टर में काम करता था इन 2009, 10, 11, तो इसके उस टाइम ये दिस वाज अ प्रेटी न्यू कंपनी, मतलब बट इट वाज ग्रोइंग वेरी वेल एंड वी यूज्ड टू टॉक अ लॉट अबाउट इट। बहुत बात होती थी मैनकाइंड फार्मा के बारे में, तो उसके बारे में समझते हैं, डिटेल में डिस्कशन करते हैं। काफ़ी एज अ सेड की फोकस काफ़ी है और बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, थोड़ी अलग है बाकी फार्मा कंपनीज। अगर हम सिप्ला के साथ बात करें, डॉक्टर रेड्डीज के साथ बात करें, राइट, या फिर सन फार्मा से बात करें, तो काफ़ी अलग मॉडल है। मतलब बहुत अलग नहीं बट थोड़ा अलग मॉडल है, तो इसलिए वो क्या डिफ्रेंशिएशन है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। कि बाकी फार्मा कंपनी, स्पेशली जो लिस्टेड फार्मा कंपनीज हैं, तो बहुत कम इंडियन फार्मा कंपनीज इस तरह की हैं जो लिस्टेड हैं और जिस तरह का काम करती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और समझ आएगा कैसा है। पूरा 5G एनालिसिस रहेगा हमारा डिटेल में, राइट। फाइनेंशियल रहेगा, इंडस्ट्री रहेगा, वैल्यूएशन रहेगा, गवर्नेंस रहेगा और कंपनी के बारे में रहेगा ही, तो मोट वगैरह सब समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो 90 ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 91 की कंपनी है। अगर ओवरऑल बात करें तो 4th लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है इंडिया की ओवरऑल रेवेन्यू सेल्स में। ठीक है, और फिर 2007 में मतलब कंज्यूमर स्पेस में भी आए, तो उनके काफ़ी सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे हम, राइट। और काफ़ी अब तो काफ़ी बड़ी कंपनी है, 16,000 करोड़ का 16,000 की फील्ड फोर्स है ऑलमोस्ट, राइट। तो वो सारी चीज़ों पर हम आगे चीज़ देखेंगे। तो अगर आप कैसा उसका सेगमेंट बढ़ा रहा है, तो 95 में इट स्टार्टेड फार्मा में, 2004 में एंट्री किया। पहले इन्होंने देवर जस्ट अ स्टॉकिस्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी। तो ये एक स्टॉकिस्ट थे यूपी में एंड देवर मेजरली अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फार्मा प्रोडक्ट्स। तो 2004 में दे डिसाइडेड कि यार हम डिस्ट्रीब्यूट तो कर ही रहे हैं, सबको जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ही तो सबसे बड़ा कॉस्ट वो है। अब ड्रग बनाना तो मतलब काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो ड्रग सिर्फ बना के दे सकते हैं हमें, तो हम फार्मा में हम खुद ही क्यों नहीं बनाते, अपने ड्रग को बेचते हैं। तो वो देन दे डिड दैट। फिर उन्होंने 2007-8 में 3-4 साल के बाद कंज्यूमर में गए, राइट। मैनफोर्ड जैसे प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किए। फिर R&D प्लांट सेटअप किया 2012 में। फिर यूएस और सिंगापुर में 2015 में सेटअप किया और फिर अलग अलग स्पेशलिटी में दे बिकेम। तो ये कंपनी बहुत इंटरेस्टिंगली दे एक्चुअली स्टार्टेड इन छोटे सिटीज़, Tier 2 Tier 3 सिटीज़, एंड देन दे बिकेम अ मोर मेट्रो ओरिएंटेड। तो बाद में दे एंटर्ड इनटू मेट्रो। तो उल्टा किया है इन्होंने। सब क्या करते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं, ये नीचे से ऊपर आए हैं। तो इसलिए भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक स्टडी रही है हमारे लिए। मेन 2 बिजनेस हैं, फॉर्मुलेशन बिजनेस और कंज्यूमर हेल्थ बिजनेस। तो फॉर्मुलेशन बिजनेस क्या होता है कि मतलब दवाई बनाई या दूसरे से बनवाई, जो भी है, एपीआई लिया। जो एपीआई आता है, जैसे जो डिवीज़ जैसी कंपनी जो है एपीआई बनाती हैं, और भी बहुत कंपनीज हैं जो एपीआई बनाती है। तो एपीआई लिया, उसको ब्रांडिंग किया, उसको मतलब पैकेजिंग वगैरह किया, उसका ऊपर से जो भी चीज़ें लगनी है उसमें लगाई, ब्रांडिंग की अपनी, और उसको बेच दिया अपनी ब्रांड के साथ। जैसे क्रोसिन इज़ अ फॉर्मुलेशन, नाम अगर आप देखेंगे तो क्रोसिन जो है वो फॉर्मुलेशन है, पैरासीटामॉल है वो बेसिकली। और उन्होंने जो भी चीज़ें उसके अंदर एडिशनल डाल के और जो भी चीज़ें बना के और उसको क्रोसिन नाम देके और उसकी पूरी ब्रांडिंग करके और डाला है। तो ये इस तरह के फॉर्मुलेशन होते हैं, ऐसे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के फॉर्मुलेशन होते हैं, राइट। तो उसमें इनका 93% रेवेन्यू इनका वहाँ से आता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें समझनी है। और बाकी कंज्यूमर हेल्थ से इनका 7% ही रेवेन्यू आता है। तो जबकि बात इतनी ज़्यादा होती है कंज्यूमर हेल्थ की, बट वो छोटा ही सेगमेंट है, 7% ही है। अब एक्यूट और क्रॉनिक क्या होता है वो भी समझना ज़रूरी है। कि नेक्स्ट अगर आप ये स्लाइड देखेंगे तो इसमें है 36% उनका जो रेवेन्यू है ओवरऑल, राइट। तो वो 36% क्रॉनिक से आ रहा है, मतलब जो भी फॉर्मुलेशन बिजनेस का है। ऑफ कोर्स अब कंज्यूमर हेल्थ तो अलग चीज़ हो गई, तो फॉर्मुलेशन बिजनेस की बात कर रहे हैं पहले। तो उसमें से 36% क्रॉनिक सेगमेंट है। क्रॉनिक सेगमेंट क्या होते हैं? क्रॉनिक सेगमेंट ऐसे सेगमेंट होते हैं, मतलब ऐसी बीमारियां जो क्रॉनिक हैं, मतलब जो लगातार चल रही हैं, इसकी दवाइयाँ बंदनी नहीं होती। जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, कार्डियक इशूज़ हो गए। तो इस तरह की ये क्या है, दवाइयाँ चलती ही रहती है लाइफ भर। तो वो क्रॉनिक इशू है, लंबी चलती हैं जिसमें दवाइयाँ, वो क्रॉनिक इशूज़ होते हैं। एक्यूट होते हैं जो खांसी जुकाम, गला खराब, राइट, या कोई पेन, दर्द हो गया, कहीं पेन कहीं हो रहा है आपको, तो वो क्या है, एक्यूट है कि भाई छोटे से थोड़े टाइम के लिए दर्द हुआ, आपने दवाई ली, ठीक हो गया, तो वो एक्यूट है। तो एक्यूट में मार्जिन्स टिपिकली कम होते हैं, क्रॉनिक में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि क्रॉनिक में एक बार पेशेंट लेना शुरू करता है तो लंबा चलता है, मार्जिन भी ज़्यादा होते हैं, मतलब, और उसमें पेशेंट मतलब मार्केटिंग भी, कॉस्ट भी कम लगती है। भाई एक बार पेशेंट को बता दिया ये अच्छा ड्रग है तो वो चल रहा है। एक्यूट में क्या है, हर बार खांसी जुकाम अलग है, फिर डॉक्टर के बाद डॉक्टर ने दूसरी दवाई लिख दी, आपने दूसरी लेनी शुरू कर दी। तो इसलिए एक्यूट में मार्जिन्स टिपिकली कम रहते हैं, सेल्स कॉस्ट ज़्यादा रहती है, मार्केटिंग कॉस्ट ज़्यादा रहती है टिपिकली।
तो ये होता है। तो इसलिए थेरेपी वाइज जो है अब सब इनका मेजर जो थेरेपी एंटी इन्फेक्टिव मतलब एंटीबायोटिक वाली जो थेरेपी है वो 15% रेवेन्यू वहाँ से आता है, 13% कार्डियो से आता है विच इज़ अ क्रॉनिक, 11% गैस्ट्रो से आता है, मेजरली एक्यूट मानी जाती है, रेस्पिरेटरी 9%, मोस्टली क्रॉनिक थेरेपी है वो, राइट। तो इस तरह से ये अलग अलग चलता है। क्रॉनिक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट, वो बढ़ रहा है इनका, तो दे आर फोकसिंग मोर ऑन क्रॉनिक नाउ। तो अगर आप देखेंगे 33% इनका पहले क्रॉनिक का शेयर था, वो अब जो है वो 36% हो गया FY 2 साल में। तो ये बात भी हो रही है इनकी, अगर आप अर्निंग कॉल्स वगैरह सुनेंगे तो दे आर फोकसिंग, क्लियरली फोकसिंग कि भी हमारा क्रॉनिक का शेयर बढ़े। क्यों बढ़ाना है क्रॉनिक का शेयर? क्रॉनिक का शेयर इसलिए बढ़ाना है क्योंकि उसमें मार्जिन ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें मार्जिन बेटर है। अगर हम IPM मतलब इंडियन फार्मा मार्केट ओवरऑल क्रॉनिक का जो शेयर है वो 38% है, इनका 36 है, राइट। तो इसलिए अब ये मतलब ऑलमोस्ट उसके आसपास पहुंच गए हैं कि ओवरऑल मार्केट के आसपास तो पहुंच जाए हम, ठीक है। पहले मोस्टली अगर हम पहले भी जाएं 7-8 साल पहले, जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ 10 साल पहले, तो देवर मेजरली इनटू मतलब एक्यूट। तो ये क्रॉनिक में काफ़ी लेट एंट्री की है इन्होंने और अच्छा कर रहे हैं अब ये, तो क्रॉनिक पे फोकस ज़्यादा है। क्रॉनिक का ग्रोथ रेट भी ज़्यादा है, इसलिए IPM मतलब ओवरऑल फार्मा मार्केट का क्रॉनिक का ग्रोथ रेट 13%, 11%, 10% है, इनका 19-14, तो दे आर ऑब्वियसली ग्रोइंग बेटर, दे आर फास्टर इन क्रॉनिक सेगमेंट, तो दे आर फोकसिंग मोर ऑन क्रॉनिक। और ये क्रॉनिक की बहुत बात आप अगर इनकी अर्निंग कॉल सुनोगे तो आप सुनोगे ये बहुत सारी बातें। फिर कंज्यूमर हेल्थ बिजनेस पे जाते हैं, तो इनके मेन ब्रांड जो हैं वो मैन फोर्स है, प्रेगा न्यूज़ है, काफ़ी ऐड आते हैं इन सबके, गैसो फास्ट है, बहुत अनवांटेड 72, राइट। तो इनका मार्केट शेयर भी ज़बरदस्त है। मैन फोर्स में कॉन्डम में इनका 30% मार्केट शेयर है, प्रेगनेंसी किट में इनका 85% मार्केट शेयर है, मार्केट शेयर एंटासिड में 8% है, राइट। और विटामिन वगैरह में 3% है, अनवांटेड 72 में 59% है, एक्नेस्टार में 30, तो ज़बरदस्त मार्केट शेयर है, अच्छा खासा, वहाँ पर भी ग्रोथ अच्छा है, इट्स स्टिल अ स्मॉलर बिजनेस, राइट। तो ये चीज़ समझनी है, तो इट्स अ स्मॉलर बिजनेस। और ये फार्मा कंपनी कंज्यूमर बिजनेसेस बहुत बड़ा टिपिकली वी हैव नॉट सीन, क्योंकि ये टिपिकली क्या है, ये फार्मेसीज को ही बेचते हैं अपना सामान। तो देखो कंज्यूमर बिजनेस चलता जब है जब आप डीमार्ट में जाओ, मतलब आप जो है नॉर्मल रिटेल स्टोर्स में जाओ, नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर में अपना सामान बेच सकते हो, तो आपका बिजनेस, आपका जो ब्रांड्स हैं बहुत बड़े होते हैं। हिंदुस्तान लीवर, मैरिको, ये इतने बड़े बड़े ब्रांड्स बना पाते हैं क्योंकि ये वहाँ पे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है फार्मेसी स्टोर से। लेकिन टिपिकली फार्मा कंपनीज का कंज्यूमर बिजनेस जो है वो टिपिकली मतलब फार्मेसी से रिलेटेड ही होता है। फार्मेसी को ही अपनी दवाइयाँ देते हैं, उनको बोलते हैं भैया ये भी ले लो, ये भी रख लो, तो वो फार्मेसी के थ्रू इनका सिस्टम चलता है और वही इनका, इसलिए आप बहुत ही रेयर ऐसी फार्मा कंपनी है जो बहुत बड़े ब्रांड बना पाई, ठीक है। तो GSK वगैरह ने भी, जैसे आप देखा आपने वो बनाया था अपना बड़ा ब्रांड, क्या था, कॉम्प्लान, राइट, आई थिंक GSK का ब्रांड था वो, तो दे हैव ऑल्सो सोल्ड दैट, राइट। तो उन्होंने एग्जिट कर लिया कि भाई अब हम इसको और स्केल नहीं कर सकते, तो हिंदुस्तान लीवर को दे दिया कि तुम अब इसको, हॉर्लिक्स था या कॉम्प्लान था, आई डोंट नो, मतलब कोई तो था उनका, GSK हॉर्लिक्स था आई थिंक, तो हॉर्लिक्स ब्रांड को उन्होंने इसको दे दिया हिंदुस्तान लीवर को कि भाई आप इसको बड़ा करो, आप इसका बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो हमारे मुकाबले, राइट। तो टिपिकली ये होता है, कंज्यूमर हेल्थ बिजनेसेस फार्मा कंपनीज के बहुत बड़े नहीं होते हैं, ये चीज़ आपको समझना है। बहुत रेयर ही कंपनीज हैं जो बहुत बड़ा कर पाती हैं कंज्यूमर ब्रांड। आई थिंक जाइडस ने एक शुगर फ्री को काफ़ी बड़ा किया एक तरह से, बट बहुत कम एग्जांपल्स आपको मिलेंगे इस तरह के। रीजन वाइज काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है, टिपिकली नॉर्थ से ज़्यादा आता है 35%, बट डिसेंट है, ऐसा नहीं है कि दे आर नॉर्थ ओरिएंटेड साउथ ओरिएंटेड, ऐसा नहीं है, अच्छा खासा, तो ओवरऑल अच्छा खासा इनका डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ है। की ब्रांड्स इनके, अगेन मेरे को लगता है कि अगर आप दवाइयाँ वगैरह लेते हैं तो थोड़ा बहुत शायद आपने नाम सुने होंगे, मॉक्सीकाइंड है, ये सब नाम जो है इस तरह के इनके नाम है। टिपिकली काइंड ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा लगाते हैं, मैन काइंड का, तो टिपिकली अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं इसमें काइंड वर्ड है तो 99% उनकी ही दवाई है वो, ये चीज़ हमें समझनी है। 245 पेटेंट्स हैं इनके पास, 52 अप्रूव्ड हैं, 55 ANDA फाइलिंग्स की हैं, 26 DMF फाइलिंग की हैं, राइट, और 3000 ट्रेडमार्क्स हैं इनके पास, तो ये सारी चीज़ें इनके पास हैं, राइट। टिपिकली इंडियन फार्मा कंपनी जो फॉर्मुलेशन बेस्ड हैं, जो जेनरिक बेस्ड हैं, जेनरिक बिजनेस बनाते हैं, तो ये R&D तो ज़्यादा कुछ होता नहीं। R&D फॉर देम इज़ कि दूसरे का वो, उसको दूसरे का जो ब्रांड है उसको कैसे हम अपनी तरह से बना के और डालें, वो R&D होती है। तो बहुत हाई लेवल की R&D नहीं होती, मतलब एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड R&D नहीं होती जो टिपिकल बड़ी बड़ी कंपनीज आउटसाइड इंडिया, जैसे फाइजर हो गया या सनोफी हो गया या फिर ये बड़ी कंपनीज करती हैं। इंडिया में टिपिकली फार्मा कंपनीज डोंट इन्वेस्ट दैट मच इन R&D, राइट। तो वो टिपिकली क्या है, कॉपी ही करती हैं
जो उनके करंट ड्रग्स हैं उसको कॉपी करके इंडिया बेस पे बनाना और उसको पेटेंट वगैरह फाइल करना, और अगर यूएस में भी करना है तो वो आफ्टर पेटेंट एक्सपायरी ही प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं। तो ये टिपिकली ऐसा ही होता है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ नहीं है, ये मेरे को लगता है कि ओके है। इनके इंटरनेशनल बिजनेस भी हैं बट दे डोंट फोकस टू मच ऑन इट। तो दे आर वेरी क्लियर ऑन इट कि दे आर इंडिया बेस्ड डोमेस्टिक फार्मा कंपनी। तो ये डिफरेंस है इनका विद रिस्पेक्ट टू सिप्ला देख लो, डॉक्टर रेड्डीज देख लो, सन देख लो। तो ये अगर आपको बहुत समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो है ना, ये कंपनी इंडियन डोमेस्टिक मार्केट पे फोकस्ड है। और ये क्लियरली एटलीस्ट दे आर सेइंग अगेन एंड अगेन इन कॉन कॉल्स ऑल्सो, इन आईपीओ कॉल्स ऑल्सो, उन्होंने क्लियरली बोला था कि भाई हम जो है इंडिया से ही मेजर रेवेन्यू हमारे आने वाला है, हम बाहर फोकस बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, हमारा फोकस नहीं है, अभी तो नहीं है एटलीस्ट। तो ये, और अगर आप डॉक्टर रेड्डीज देखोगे या फिर सन देखोगे या सिप्ला देखोगे या फिर बाकी भी कोई कंपनी जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं इंडिया में, फार्मा कंपनी जितनी भी हैं, औरबिंदो हो गया, डिवीज ले लिया, तो सब मेजरली एक्सपोर्ट से काफ़ी अच्छा बिजनेस आता है उनका, या फिर आउटसाइड इंडिया से काफ़ी अच्छा बिजनेस आता है, राइट। और काफ़ी बड़ा शेयर है, मतलब मोर देन 50%, 70% शेयर, काफ़ी कंपनीज का उतना बड़ा शेयर है कि दे कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। तो दे आर, तो वो एक मोस्टली एक डिफरेंट रिस्क है, राइट। इंटरनेशनल रिस्क हो जाता है, एफडीए यूएस एफडीए के बेसिस पे थोड़ा रिस्क हो जाता है, यूरोप की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके बेसिस पे, तो वो अलग अलग फाइलिंग आता है ना। ये एक बीच बीच में भाई इन्होंने वार्निंग लेटर आ गया तो इसकी वजह से एक प्लांट बंद कर दिया, तो ये सब रिस्क उनके साथ हैं। बट ऑफकोर्स मार्केट भी बहुत बड़ा है वो, तो वो ग्रोथ भी आती है वहाँ पे, बट ये सब रिस्क उनके साथ है। ये रिस्क आपको मैनकाइंड में नहीं है। और इंडियन इज अ फास्टर ग्रोइंग मार्केट ऑल्सो, बट ऑफकोर्स बाहर की मार्केट इतनी बड़ी है कि आप एंटर करते हो तो बहुत बड़ा आप एकदम से रेवेन्यू क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि तो यूएस और यूरोप जो हेल्थ केयर पे कॉस्ट, जो फार्मा के जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। दवाई जो यहाँ पर 1 रुपये की है शायद वहाँ पर 100 रुपये की भी है, तो इतना डिफरेंस है वहाँ पे। तो इसीलिए ऑफकोर्स मार्जिन्स और ऑफकोर्स रेवेन्यू जिस तरह से क्रिएट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। बट दिस कंपनी ग्रोथ वाइज इज़ वेरी क्लियर कि भाई हम यही करना चाहते हैं। तो दे हैव बिजनेसेस इन यूएस, यूएई, सिंगापुर, और एक म्यांमार में भी ऑफिस है, बट अगेन वेरी स्मॉल ओवरऑल, राइट। इंडस्ट्री की जहाँ तक बात करें तो अब हम इस कंपनी के लिए हम इंडियन फार्मा सेक्टर को ही फोकस करेंगे, राइट। अब जैसे हम डॉक्टर रेड्डीज को करते हैं तो हम मेजरली अगर हम सेक्टर की बात करते हैं तो हम ग्लोबल फार्मा की बात करते हैं, हम यूएस और यूरोप के फार्मा सेगमेंट की बात करते हैं कि वहाँ पर क्या रिस्क है, कौन कौन सी कंपनीज हैं, राइट। जेनरिक में क्या क्या है, कौन कौन सी पेटेंट एक्सपायरी हो रही है, इस पे बहुत फोकस होता है। अगर आपने कभी देखा हो हमारा एनालिसिस, डॉक्टर रेड्डीज का पुराना एनालिसिस देखा हो, तो वो फोकस ज़्यादा होता है। बट यहाँ पर ये इंडियन कंपनी है, प्रॉपर इंडियन डोमेस्टिक कंपनी है, तो इंडिया की ही बात होगी। तो अब इंडिया की जो ग्रोथ रेट है इंडियन फार्मा सेक्टर की, वो 10 से 11% की ही एक्सपेक्टेड है। तो यही हमारा थॉट प्रोसेस है, उसी हिसाब से ये ग्रोथ का जो है एक्सपेक्टेड ओवरऑल है, राइट। और इंडियन जेनरिक प्लेयर बहुत सारी इंडिया में कंपनी है, बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है। 80 to 85% जो है इंडियन जेनरिक प्लेयर्स ही डोमिनेट करते हैं। कुछ एमएनसीज भी हैं, उनका भी 15 से 20% शेयर है, जैसे एबट है जो लिस्टेड भी है, सनोफी है, एस्ट्राजेनेका है, ये सब एमएनसीज हैं जो इंडिया में लिस्टेड है, इंडिया में काम करती हैं। फाइजर है, वो भी इंडिया में लिस्टेड है। तो ये सब काम करते हैं इंडिया में, और उनका भी 15 से 20% का शेयर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल है, राइट। और 10, जैसे मैंने बोला, 10 से 11% का एक्सपेक्टेड है आगे का ग्रोथ रेट ओवरऑल इंडिया में, राइट। जबकि विच इज़ वन ऑफ द फास्टर अक्रॉस द वर्ल्ड। यूएस का 3 से 4% है, यूरोप का 4 से 5% है। तो ओवरऑल वी आर एक्सपेक्ट, बट वी आर वेरी स्मॉल मार्केट एज वेल, ठीक है। तो हमारी पॉपुलेशन भी लार्ज है, जैसे जैसे हमारी ग्रोथ हो रही है, इंश्योरेंस कवरेज भी बढ़ रही है, लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारा इस पर खर्चे बढ़ रहे हैं। थेरेपीज वाइज ग्रोथ रेट की बात करें तो टिपिकली जैसा मैंने बोला था कि क्रॉनिक की ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड ज़्यादा है। तो कार्डियोवैस्कुलर, जैसे टिपिकली कार्डियक डिजीज जो होते हैं, उसकी ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 12 से 13% होगी। विटामिन मिनरल्स की ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है 12 से 13% होगी। डायबिटिक की, एंटी डायबिटिक की एक्सपेक्टेड है कि 11% से प्लस ग्रोथ रेट होगी। न्यूरो की अगेन 11-12% के आसपास एक्सपेक्टेड है। ओवरऑल 10% के आसपास है। तो ये सेगमेंट जो क्रोनिक सेगमेंट होते हैं उनकी एक्सपेक्टेड है कि दे विल ग्रो फास्टर, और उसमें अगर मैनकाइंड कैन ग्रो इवन फास्टर, थोड़ा बहुत उनको एडवांटेज मिल सकता है, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ें होती हैं, राइट। और इंडियन फार्मा मार्केट के बारे में तो वैसे मैंने वैल्यू चेन पूरा समझाया हुआ है, तो आई डोंट वांट टू डिस्कस अगेन कि ये क्या क्या कैसे काम करता है, तो वो आप देख सकते हैं, राइट। कंज्यूमर हेल्थ केयर मार्केट अगेन इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट सिमिलर रेट, 10 to 11% का ही ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। बहुत कंपटीशन है, अगेन वेरी वेरी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है विटामिन वगैरह में, ओटीसी प्रोडक्ट्स में, राइट, या कॉन्डम्स वगैरह में, तो बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है। हर्बल प्रोडक्ट्स में इतनी सारी कंपनीज हैं, तो इट्स नॉट वेरी ईजी टू क्रिएट अ कंज्यूमर ब्रांड। एंड टिपिकली एज आई सेड, फार्मा कंपनीज का डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड टू फार्मेसीज, राइट। उनके लिए बहुत टफ होता है कि एक
डीमार्ट में सामान रखना या ग्रोसरी सेगमेंट में सामान रखना, इट्स नॉट दैट ईजी फॉर देम, राइट? क्योंकि उनका पूरा सिस्टम है, उनका पूरी सेल्स जो सिस्टम है वो उसी के अराउंड है, फार्मेसी के अराउंड। फार्मेसी को सामान देना, फार्मेसी को सामान देना, क्योंकि डॉक्टर लिखता है तो फार्मेसी के पास वो सामान होना चाहिए, नहीं होगा तो फिर वो डॉक्टर लिखना ही बंद कर देगा और पेशेंट भी परेशान हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है उनके लिए, ठीक है? तो अभी कुछ नए नए ट्रेंड्स हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव हमें समझना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें रिस्क हैं, राइट? एक तो बहुत ज़्यादा M&As का एक्सपेक्टेशन है इंडियन, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपनी, ऐसा बोला जाता है कि 10,000 से ज़्यादा इंडिया में फार्मा कंपनीज है, 10,000 से ज़्यादा, क्योंकि बहुत ईजी मॉडल, एक ईजियर मॉडल है, क्योंकि दवाई बनानी है नहीं, देयर आर प्लेयर्स, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर्स हैं जो आपके लिए दवाई बना देते हैं, आप दवाई लो उनसे और आपको बस डॉक्टर से बात करनी है और डिस्ट्रीब्यूट करना है, और फार्मेसी से बात करनी है, डॉक्टर से बात करनी है, और आप सामान देना शुरू कर दो। डॉक्टर कन्विंस हो जाता है कि आपकी दवाई अच्छी है और आप अलग कुछ कर रहे हो, तो वो आप सामान बेच सकते हो। तो टिपिकली यही मॉडल है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज, रीजनल प्लेयर्स बहुत हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि कंसोलिडेशन होना चाहिए, इसमें छोटी छोटी कंपनी जो हैं ये सब मिलके काम होना चाहिए। तो एक डिसेंट एक्सपेक्टेशन है उसका। फिर दूसरा जो रिस्क है वो है कि टिपिकली कुछ नई नई चीज़ें लिस्ट आती रहती है कि फिक्स डोज की लिस्ट, भाई ये अप्रूव नहीं है, ये बैन करना है, ये दवाई बैन करना है, तो वो रिस्क हमेशा क्रिएट होते रहते हैं। आपको भी पता होगा बीच बीच में कुछ आता है कि यार ये दवाई में ये इशू था, यूरोप में बैंड है, इंडिया में क्यों बैंड नहीं है, और फिर उसके ऊपर पूरा एक सोशल मीडिया चीज़ें चलती हैं, केस होते हैं, और फिर कई बार वो बैन हो जाती है। तो कभी कभी ये होगा कि भाई आप, वो बड़ा ब्रांड है आपका, ठीक है, और बैन हो गया, तो वो रिस्क हमेशा है। आपका ऑलरेडी 50-100 करोड़ रुपए आ रहा है सपोज एक पर्टिकुलर ड्रग से, और अचानक से वो बैन हो गया, राइट? तो ये चीज़ें हमेशा रिस्क रहती हैं। तो मतलब 2018 में ऐसे 325 ड्रग्स जो हैं बैन कर दी थी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो ये फिर 2019 में उसमें 80 और ऐड कर दिया कि ये भी बैन कर दो। तो ये इस तरह के रिस्क जो हैं हमेशा रहते हैं। फिर एक नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन भी है। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो है प्राइस कैप रखती है कि भाई प्राइसिंग अथॉरिटी, NPPA करके हो, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, वो प्राइस कैप रखती है कि भाई इससे ज़्यादा तुम नहीं कर सकते इसका प्राइस, राइट? तो वो भी अब चीज़ें एक सेकेंड कि भाई अब आपने दवाई बनाई और वो प्राइस कैप में है, तो आपका मार्जिन लिमिटेड है, आप उससे ज़्यादा तो बेच ही नहीं सकते उसको, राइट? और ये गवर्नमेंट क्यों करती है, भाई एसेंशियल मेडिसिन हैं, ये गरीब लोगों को चाहिए, हर आदमी को चाहिए, तो हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, आप कुछ भी प्राइस रख दोगे तो कैसे होगा? तो टोटल अगर इंडियन फार्मा मार्केट, ड्रग्स मार्केट, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग में 21% जो है, मतलब नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, 21% सेल वहाँ से आता है। तो मतलब 21% दवाइयाँ ऐसी हैं, या मतलब रेवेन्यू आ रहा है जो ओवरऑल मतलब मार्केट का, वो ऐसी दवाइयों से आ रहा है जो मतलब जिसकी प्राइस सीलिंग है, मतलब इससे ज़्यादा वो बढ़ नहीं सकता। तो ये एक और रिस्क है। तो आप मार्जिन आपके कैप हो जाते हैं, भाई इससे ज़्यादा तो बेच ही नहीं सकते, राइट? फिर ऑफकोर्स बाकी रिस्क हैं कि भाई प्रिस्क्राइबर रिलेटेड कॉम्पिटिशन रिस्क है, प्रिस्क्राइबर रिलेटेड रिस्क हैं कि आप प्रिस्क्रिप्शंस बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे, नेटवर्क इफेक्ट क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा, राइट? और क्या कहते हैं, मतलब नए नए जो प्रैक्टिशनर्स आ रहे हैं, नए नए डॉक्टर्स आ रहे हैं, उनको आप कन्विंस कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, राइट? और फिर वही सारी चीज़ें हैं, तो वो आपके अलग रिस्क हैं, राइट? तो ये सारी उस तरह से मार्केट ओवरऑल चलती है। रेवेन्यू जो है ओवरऑल मैनकाइंड हैज़ डन वेल, तो दे हैव ग्रोन वेल। अगर हम ये चार्ट देखें क्वार्टरली स्टेटमेंट का, इनका क्वार्टरली रेवेन्यू का, तो दे हैव क्लियरली डन वेरी वेल। तो ऑलमोस्ट 2300-2400 करोड़ रुपए, 22,441 करोड़ लेटेस्ट क्वार्टर में इन्होंने कमाया है, ठीक है? तो विच इज़ डिसेंटली गुड। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ देखें ईयर ऑन ईयर, तो 19% का रेवेन्यू ग्रोथ, तो 15 से 20% का रेवेन्यू ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर दे रहे हैं कंसिस्टेंटली। एबिटा में भी देखेंगे तो एबिटा मार्जिन इनके काफ़ी अच्छे हैं, ऑलमोस्ट 20 से 25% के बीच में एबिटा मार्जिन इनके कंसिस्टेंटली है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी अराउंड 20% के क्लोज है, राइट? अगेन 15 से लेके 20%, अगर हम क्वार्टर के हिसाब से देखें तो 15 से 14% से लेके 20% के बीच में इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन हैं। और 477 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है इन्होंने लास्ट क्वार्टर में, ठीक है? थेरेपी वाइज सबसे ज़्यादा पैसा जो आता है इनको, वो एंटी इन्फेक्टिव से आता है, मतलब एंटीबायोटिक वगैरह बेच के। कार्डियोवास्कुलर बाकी सेकंड जो है वो कार्डियोवास्कुलर से आता है, और बाकी छोटी छोटी और बाकी थेरेपीज है, राइट? ओवरऑल ईयर ऑन ईयर देखें, अगर हम लास्ट 6 साल का रेवेन्यू देखें तो दे हैव डन वेल। तो 17%, 6%, 25%, 12%, 18%। तो ओवरऑल कैगर जो रहा है 3 साल का, 14% का रेवेन्यू कैगर रहा है, और 5 ईयर में 12% का रेवेन्यू कैगर रहा है। तो इस तरह से इनका ग्रोथ रहा है टॉप लाइन, ठीक है? और यही चीज़ अगर हम बॉटम लाइन में देखें तो 5 ईयर में 14% का बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट का कैगर रहा है इनका। तो
अगेन जैसे मैंने बोला कि 11%, 10 से 11% मार्केट बढ़ रही है, तो ये प्रॉफिट वाइज या रेवेन्यू वाइज वही 13-14% से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी है हमें। और वही चीज़ मतलब उसमें अब कुछ क्वार्टर ज़्यादा कुछ क्वार्टर कम, बट ओवरऑल ये मार्केट से 2-3% ज़्यादा फास्टर बढ़ रहे हैं, विच इज़ गुड। मार्केट से 2-3% ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा क्राउडेड मार्केट है, ऐसा 10,000 कंपनीज है, राइट? तो इट्स नॉट दैट बैड। और वो शेयर इनका दिख रहा है, मार्केट शेयर इनका कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। FY18 में 3.9% इनका मार्केट शेयर था वैल्यू वाइज, और वो 4.4 हो गया है। वॉल्यूम वाइज इनका 4.8 था, 5.8 हो गया। तो वो जो ग्रोथ बेटर हो रही है इनकी, तो डेफिनेटली दे आर टेकिंग शेयर ऑफ अदर कंपनीज एज वेल, राइट? तो और फिर क्रॉनिक का शेयर भी बढ़ रहा है, तो उसमें मार्जिन भी थोड़े से इंप्रूव होने की और उम्मीद है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा एक टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ बेटर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बॉटम लाइन ग्रोथ। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली आपको ये चीज़ समझनी है कि हाउ द रेवेन्यू अगर हम एक्सपोर्ट से देखें या बाहर से देखें तो वो ज़्यादा नहीं है, राइट? अभी जो लेटेस्ट FY24 में 800 करोड़ रुपए वहाँ से आया है, और 9,500 करोड़ रुपीज़ ओवरऑल डोमेस्टिक से आया है। तो इट्स नॉट इवन 10%, एंड दैट्स व्हाट दे आर सेइंग अगेन एंड अगेन कि भाई हमारा जो है बाहर से आउटसाइड इंडिया रेवेन्यू विल नॉट बी मोर देन 10%। ठीक है, तो अभी 92% इनका डोमेस्टिक से है, 8% एक्सपोर्ट से है। दे आर सेइंग कि दिस विल बी कैप्ड एट अराउंड 10%। दैट्स व्हाट अगेन द सिस्टम इज, मतलब देयर मैनेजमेंट इज सेइंग। पहले 99% था, अभी 92 हो गया। तो एक्सपोर्ट तो बड़ा है, ठीक है, अब बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आउटसाइड, और बाकी कंपनी तो कमा ही रही हैं, सिप्ला कमा रही, बाकी सब कंपनी तो कमा ही रही हैं। तो टिल व्हाट टाइम दे से कि नहीं भाई हम सिर्फ इंडिया पे फोकस करेंगे एंड विल नॉट फोकस ऑन इट एंड विल नॉट डू दिस, बिकॉज बाहर भी कंपटीशन बढ़ ही रहा है और बहुत सारी कंपनीज हैं, नॉट जस्ट इंडिया, आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। तो इट्स नॉट दैट ईजी अ मार्केट एनी मोर, मे बी 10 years बैक जैसे थी। दे मे बी एबल टू डू वेल देयर एज वेल, एंड वहां से एक बड़ा चंक ऑफ ग्रोथ आ सकता है फ्यूचर में, नो डाउट इन इट, बट देन दे आर एक्सपोज टू दैट रिस्क एज वेल। वंस दे गेट ए गुड रेवेन्यू एंड दे गो टू दैट लेवल, और फिर वहां पर एक रिस्क आ सकता है। अभी तो ये देखो बढ़ तो रहा है, 1% शेयर था FY20 में, अब 8 हो गया है। तो रेवेन्यू ऐसा तो है नहीं, 8 मतलब लेटेस्ट ही, इसी साल बहुत अच्छा हुआ है, लास्ट ईयर इतना अच्छा नहीं था, बट दे साइड की दिस इज वन ऑफ हमारी एक वन ऑफ अपॉर्चुनिटी में हमें पैसा मिला। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि 230% का जो ग्रोथ आया हमारा, वो एक वन ऑफ अपॉर्चुनिटी थी यूएस में, जिसकी वजह से हमें FY24 में बेनिफिट हुआ एक्सपोर्ट का। मे बी दिस विल नॉट रिपीटेड नेक्स्ट ईयर, बट दे आर अगेन सेइंग कि हमारा ये 10% ज़्यादा नहीं होगा। तो ये चीज़ हमारे लिए एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर ये बाहर एक्सपोर्ट नहीं करते, इंडिया में ही फोकस करते हैं, व्हाट दे आर सेइंग दे विल कीप ऑन फोकसिंग ऑन इंडिया, तो उनका ग्रोथ रेट यही चीज़ एक्सपेक्ट करनी चाहिए हमें कि 13-14% रहेगा, राइट? एनीथिंग अबव 15% विल बी ग्रेट फॉर देम, बट ऐसा ही रहना चाहिए। ROC ROE नंबर्स आर वेरी वेरी गुड, राइट? तो इसमें कुछ वो नहीं है, नो डेट कंपनी है, राइट? कैश कन्वर्जन सब कुछ अच्छा है, इन्वेंट्री डेज कंसिस्टेंटली वैसे ही है, कुछ ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं है, थोड़ी बड़ी है बट नथिंग सीरियस, राइट? तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। केपेक्स कंपनी जो है कंसिस्टेंटली कर रही है, 308 करोड़ रुपए का केपेक्स किया है FY24 में, FY23 में 800 करोड़ का किया है। तो कंसिस्टेंटली ये केपेक्स जो है कंसिस्टेंटली कर रही है। R&D पे 2% के आसपास दे आर कंसिस्टेंटली डूइंग इन्वेस्टमेंट इन R&D एज वेल। ठीक है, तो नए नए ब्रांड्स लॉन्च करने हैं, नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, उसमें क्या चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं, कौन से कॉम्बिनेशंस करने हैं, पैरासीटामोल के साथ क्या मिलाना है और क्या देना है, वो सब R&D इनकी होती है, तो वो भी कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप की बात करें तो दे आर एज आई सेड 4th बिगेस्ट कंपनी करंटली, बिगेस्ट इज सन फार्मा इन इंडिया। ठीक है, दिस इज नॉट ओवरऑल। तो सन फार्मा इन इंडिया इज द बिगेस्ट, एबट जो कि US की कंपनी है, दैट इज नंबर 2 इन इंडिया, सिप्ला इज नंबर 3 एंड मैनकाइंड इज नंबर 4। अब जैसे जो इंडिया में एक्चुअली मार्केट कैप वाइज सबसे बड़ी फार्मा कंपनीज है, डॉक्टर रेड्डीज, वो इंडियन फार्मा प्ले में 11th नंबर पे है, तो दे आर वेरी स्मॉल इन इंडिया। तो उनका 6,200 करोड़ रुपए का ही सामान बिकता है इंडिया में। मैनकाइंड उससे बड़ी कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज इंडिया में, राइट? बट डॉक्टर रेड्डीज ओवरऑल बिकॉज दे सेल सो मच आउटसाइड एंड दे आर API प्लेयर एज वेल, तो दे आर नॉट API। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, दे आर नॉट API प्लेयर एज वेल, जीरो रेवेन्यू फ्रॉम API। सिप्ला ऑल्सो गेट API से रेवेन्यू, आई थिंक सन ऑल्सो गेट सम API रेवेन्यू, राइट? डॉक्टर रेड्डीज तो डेफिनेटली गेट्स API रेवेन्यू। तो मोस्ट ऑफ द मेनी ऑफ दिस फार्मा कंपनी, ग्लेनमार्क का तो अलग से API का बिजनेस ही था, वो तो वो बाहर एग्जिट कर रहे हैं उससे, उन्होंने सेपरेटली लिस्ट किया था ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज को, राइट? तो सब काफ़ी सारी कंपनीज, ये सब कंपनीज हैं, ये सबके API बिजनेस है। मैनकाइंड डजंट हैव ए API बिजनेस, वो प्योर फॉर्मुलेशन पे है। तो ये भी एक क्लियर फोकस, डिवीज का जो बेनिफिट था, क्लियर फोकस ऑफ API, वो सिर्फ API करते हैं, मैनकाइंड सिर्फ फॉर्मुलेशन करता है। ठीक है, डिवीज फॉर्मुलेशन 0, मैनकाइंड API 0। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो डिफरेंस, राइट? तो फोकस से थोड़ा सा हेल्प होता है, ये शायद उसको वो प्रीमियम मार्केट इसलिए थोड़ा दे रही है पीस वगैरह में, कि भाई आप क्लियर फोकस्ड हो, इंडिया में फोकस्ड हो, इंडिया एज ए फास्टर ग्रोइंग मार्केट, तो वो सारी चीज़ अच्छी हैं। और आप
एक थोड़ा सा पिवट कर रहे हो फ्रॉम एक्यूट टू क्रॉनिक, ये सारी चीज़ें हो रही हैं और इसकी वजह से थोड़ा सा उसको वो प्रीमियम मुझे लगता है कि मार्केट दे रहा है विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशंस विद अदर कंपनीज। सिप्ला की बात करें, डॉक्टर रेड्डीज की बात करें या टोरेंट वगैरह की बात करें, तो उससे थोड़ा सा उनको प्रीमियम मार्केट इसीलिए दे रहा है, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज हम बात करें, राइट। तो अब एक्यूट और क्रॉनिक पे ज़्यादा फोकस है, वो बार बार वही बात कर रहे हैं। तो मैनकाइंड करंटली हैज 36% क्रॉनिक सेल, ठीक है। और जब बाकी अगर हम देखें तो बड़ी बड़ी जैसे एबट है उसका 45% है, सिप्ला है 61% क्रॉनिक सेल है, राइट। तो मार्जिन्स वगैरह वो थोड़े से इनकी इंप्रूवमेंट के एक स्कोप है इनके पास। अगर ये क्रॉनिक पे फोकस करते रहे 50% तक ले गए तो वहाँ मार्जिन्स जो हैं वो जो 18-19% दिख रहा है, तो हो सकता है 22-23 तक पहुँच जाए पैट मार्जिन्स। गवर्नेंस अगेन मिस्टर जुनेजा, रमेश एंड राजीव जुनेजा जी जो हैं वो प्रमोटर हैं कंपनी के, राइट। सो दे आर चेयरमैन। एग्जीक्यूटिव CEO जो हैं वो क्या कहते हैं बाहर, मतलब दे आर प्रोफेशनल CEO हैं कंपनी की। शेयर होल्डिंग 75% है, तो एक क्लियर फुल स्किन इन द गेम है, मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं है। IPO के बाद उन्होंने कम करके 75% पे ले आए हैं। ठीक ठाक DIIs FIIs का स्टेक है कंपनी में, राइट। तो वो भी कोई ऐसा वो नहीं है कि दे हैव ए गुड स्टेक इन द कंपनी एज वेल। रिस्क क्या है कि मतलब फुल थर्ड पार्टी फॉर सोर्सिंग रॉ मटेरियल, कंप्लीटली थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है रॉ मटेरियल पे, ठीक है। तो कंपनी जो है रॉ मटेरियल इंडिया, चाइना और बाकी सब अकाउंट से करती है, राइट। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बाकी मेजॉरिटी जो है वो इंडिया फॉर्मुलेशन मार्केट में है, तो जो भी रिस्क अगर इंडियन फॉर्मुलेशन में कुछ फोकस रिस्क हैं तो वही जो हमने बताया कि भाई प्राइस कैप लग जाती हैं या बैन हो जाता है कोई बड़ा प्रोडक्ट, तो वो सारी चीज़ें कंप्लीटली हमें रिस्क रहता है, ठीक है। स्टॉक हैज़ डन वेल, अभी 85,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अ लार्ज कैप नाउ, आई थिंक 44 का पी मतलब दे आर गेटिंग, राइट। एक साल में रिटर्न भी अच्छे दिए हैं, 25% के रिटर्न दिए हैं कंपनी ने, बट अगेन पी फॉर मी इज लिटिल हायर, राइट। तो आप एक प्रीमियम दो, आई थिंक बिकॉज ऑफ देयर फोकस टू इंडियन मार्केट्स, better growth than overall Indian pharma market, lower risk compared to maybe other companies in pharma space, right। कंज्यूमर एक थोड़ा सा, बाकी अगर एक्सपोर्ट से जो बिजनेस आ रहा है वो एक एडिशनल बेनिफिट है जो आपको मिलता है, राइट। और कंज्यूमर बिजनेस भी है, छोटा है, 7% ही है, ज़्यादा कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, बट स्टिल वो एक आपको अल्फा क्रिएट कर सकता है बाद में। अगर आपको बेचो वगैरह उसको करोगे तो एक वैल्यू क्रिएट वहाँ हो सकती है, या सेपरेट कंपनी उसको क्रिएट कर दें, तो वो भी चीज़ें अच्छे ब्रांड्स हैं 3-4 उनके बड़े, काफ़ी बड़े शेयर, और इस तरह के ब्रांड अगर वो और भी बना सकते हैं तो वहाँ पर भी थोड़ा वैल्यू आपको दिख सकता है। तो ये थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हैं, बट वैल्यूएशन इज स्टिल 44-45 फॉर अ कंपनी विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो नॉट मोर देन 15% एटलीस्ट एट करंट सिनेरियो, राइट। जैसा है तो 13 से 15% का ही ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ईयर ऑन ईयर इनका नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो उसके लिए 45 का पी अकॉर्डिंग टू मी इज लिटिल हायर, अनलेस एंड अनटिल एज आई सेड कि कुछ अलग पिवट करते हैं, कंसोलिडेशन फेज में जाते हैं, कंपनीज एक्वायर करते हैं, फिर उसको क्रिएट करते हैं, वैल्यू क्रिएट करते हैं, उसकी एफिशिएंसी क्रिएट करते हैं वहाँ पे भी, या फिर बाहर की मार्केट में कुछ क्रैक कर पाते हैं, राइट। और जो थॉट प्रोसेस है इंडिया ओनली, वो थोड़ा सा डाइल्यूट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आई डोंट नो, राइट। तो और कंज्यूमर स्पेस में कुछ और बड़ा करने का सोचते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं जो क्वेश्चन मार्क हैं, जिससे वो एडिशनल शायद उनको पी मिल रहा है, right। But again we will have to see, just 1 year, it's a very new company on the listed space, so it's very new, right। But I think it's more for abhi conservative to moderate investor. If you are very aggressive, you want a growth rate of 15-20% plus, तो वो मुझे लगती नहीं है ये वो कंपनी है। दैट इज़ ऑल आई हैव। आई होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मैनकाइंड का, आपको चीज़ें समझ आई अच्छे से, क्या कंपनी करती है, क्या डिफरेंस है, राइट। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये सब वीडियोज़ हम मॉडल स्टॉकोमीटर पे पहले डालते हैं, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी एक स्ट्रक्चर्ड वे में इस कंपनी को कंसिस्टेंटली रिव्यू भी आते हैं, हम रेटिंग्स भी करते हैं, हर क्वार्टर में इसका रेटिंग अपडेट होता है, इसका पूरा 5G एनालिसिस होता है, वो सारी चीज़ें अपडेट होती हैं। तो स्टॉकोमीटर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और ये कंपनी अगर कभी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में आएगी या नहीं आएगी तो वो भी डिस्कशंस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ज़रूर चेक कीजिए investindia.in वेबसाइट पे, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। हैव अ ग्रेट टाइम है दोस्तों, जय हिंद।